ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो आपके पास 3 या 4 फंड से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, चाहे आपके पास 10,000 डालने को है या 10 करोड़ रुपए डालने को है। हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग जो शादी में बुफे खाते हैं ना, तो हम लोग पूरी प्लेट भर लेते हैं और वो सब मिक्स हो जाता है और हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी यही हाल है। गोल्ड में मेरा थोड़ा व्यू अब चेंज हो गया है। सो नाउ आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एमफी की वेबसाइट पे आपको सारे फ्लोज पता चलते हैं। अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस सेक्टर थीम में पैसा डाल रहे हैं, तब मैं वहां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे मालूम है रिटेल विल ऑलवेज गो रॉन्ग। 10-10 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है, बट अगर आप वो वेट कर नहीं सकते हो, आपका पेशेंस नहीं है, आप इधर उधर करोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको भी इतनी बड़ी वेल्थ बनानी है तो मैक्सिमम पैसा शुरुआती 15 सालों में आपकी इनकम से आएगा। हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप लोग। मैं लाती हूँ ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, और सभी को बनाना है पैसा, लेकिन कैसे बनेगा पैसा, ये सवाल अगर आपको भी परेशान कर रहा है तो मेरे शो के इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे लिए इस सवाल के जवाब देते हैं और ऑप्शंस देते हैं। तो जब भी फ्यूचर की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई कितने पैसे जमा कर लें कि हमारी आगे की ज़िंदगी आराम से कटेगी। कुछ का जवाब होगा कि 5 करोड़, कोई कहेगा शायद 10 करोड़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे 10 करोड़ क्यों, 20 करोड़ होने चाहिए आराम से जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी 100 करोड़ के फंड को जुटाने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है तो आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रही हूँ। एक इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ करोड़पति बनने का नहीं बल्कि 100 करोड़ का कॉर्पस बनाने का सपना जी रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो अभी 60 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है, और सबसे दिलचस्प बात कि इन्होंने शुरुआत की थी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की SIP से, और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप अगर छोटी अमाउंट से भी शुरुआत करते हैं तो मैसिव वेल्थ बना सकते हैं। इनकी कहानी हमें यही बता रही है, और इस जर्नी को समझेंगे हम गजेंद्र कोठारी जी से, जो आज मेरे मेहमान हैं। फाउंडर और MD हैं एटिका वेल्थ के, वेटरन वेल्थ मैनेजर हैं, और 2 दशक से ज्यादा समय से मार्केट्स को क्लोजली समझने वाले एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर दैट वेरी जनरस इंट्रोडक्शन। आपने पूरी कहानी बता दी है। बस मैं खाली एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आई मीन इट्स अ डिस्क्लेमर बिकॉज वी आर एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये सभी का रूल है। और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, जो भी शो में मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज उनको ब्लाइंडली ना फॉलो करें। आप अपना खुद का होमवर्क करें, खुद का रिसर्च करें, खुद के जो एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर उनसे बात करके ही करें। और जो भी मैं बता रहा हूँ व्यक्तिगत मैंने मेरी लाइफ में क्या किया है, सो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी वैसा ही रिजल्ट्स आएंगे। तो प्लीज टेक दिस विद सम पिंच ऑफ सॉल्ट इज व्हाट आई वांट टू से। अब हम शुरुआत कर सकते हैं प्रियंका जी। थैंक यू सो मच। शुरुआत में आपने डिस्क्लेमर दे करके ये बात साफ कर दी कि भाई ये मेरा पर्सनल जर्नी रही है, आप इसे रेप्लिकेट नहीं कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी अलग होती है, सबके गोल्स अलग होते हैं। लेकिन गजेंद्र जी, आपसे जो मैं आपकी स्टोरी में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा कि आपने 2009 में 10,000 रुपए की सिप से शुरुआत की थी, और आज जब 2026 में हम बात करें तो आपके पोर्टफोलियो का साइज जो है वो 60 करोड़ तक पहुंच चुका है, उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या हुआ? आपने क्या लाखों रुपए लगा दिए? क्या किया? 10,000 की सिप में आप ऑलमोस्ट 16-17 साल में आप 60 करोड़ के ऊपर के कॉर्पस पर बैठे हुए हैं। हाउ डिड यू डू इट? क्या मैजिक क्या किया आपने? बिल्कुल। सो जब मैं 2004 में मैं ये इंडस्ट्री में आया था और 6 साल तक मैं पैसे कमा रहा था, बट वो पैसे सब खत्म हो रहे थे। 2007-8 में मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में गलती की, डाला, सोचा कि जल्दी पैसे बना लूंगा। तब मैं 26-27 साल का था, ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था कि मार्केट्स में पैसे बनाने बहुत ईजी हैं, और इसी चक्कर में मैंने 50,000 रुपीज खो दिए थे, और 50 लाख रुपीज मैंने खो दिए थे। तब अक्ल आई कि जल्दी पैसा नहीं बनता है, टाइम देना पड़ता है। और उसी दौरान 2010 में वन इडियट मूवी आई, जो यूट्यूब पे है। IDFC फाउंडेशन ने ये मूवी बनाई थी यूथ को बताने के लिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे बनना चाहिए। और आपने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि सब लोगों को रिटायरमेंट लेना है या 10 करोड़ बनाने हैं, उनको ये पता करना है कि मैं कब इतना कॉर्पस बनाऊं कि मुझे लाइफ में
पैसों के लिए चिंता ना करना पड़े। तो ये मूवी उन्हीं के लिए थी कि आप भी कैसी वेल्थ बना सकते हो। और उस मूवी में जो किरदार निभाते हैं, जो जो वन इडियट हैं, वो 100 करोड़ के मालिक रहते हैं, मे बी अराउंड 50-55। उन्होंने वो करके दिखाया था। और वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे थे कि मैंने कैसे की। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो मूवी मुझे बहुत समझ में आ गई। बट ऐसा होता है ना हमारे देश में कि हमें लगता है ये सब हिंदी मूवीज में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। और उस मूवी के अंत में एक रोल्स रॉयस दिखाई गई है। वो जो कैरेक्टर है, उन्होंने एसआईपी के पैसों से रोल्स रॉयस खरीदी है। अगर मैं आज आपके सारे व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप भी एसआईपी करो और लाइफ में एक रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, तो सबको हंसी आएगी और बोलेंगे कि ये सब चीजें खाली पॉडकास्ट और न्यूज चैनल में बोलने के लिए अच्छी होती है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैं वही करके दिखाना चाहता हूँ। बिफोर माई 50th बर्थडे आई वॉन्ट टू बाई अ रोल्स रॉयस कार। जी। और उसमें मैंने पहले भी TV9 के व्यूअर्स को कहा है कि मनी 9 कि आप भी इसमें राइड कर सकते हैं। ये खुद के चलाने के लिए नहीं है, जस्ट एक प्रूफ करने के लिए। अगर मैं कर सकता हूं तो प्रियंका जी आप भी कर सकते हो और आपके व्यूअर्स भी कर सकते हैं। आपने कहा ना कि आपकी बात सुन करके लोग हंस रहे होंगे, मैं भी वही सोच रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं तो अभी मतलब मेरी जर्नी आपसे थोड़ी सी लेट शुरू होगी इन्वेस्टमेंट की, पर मैं अभी अपने फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रही हूँ। सो गजेंद्र जी, ये हम ऑफलाइन बात करेंगे, लेकिन ये बताइए, आपने कहा जो आपसे एक मंत्र मैंने लिया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और बड़ा आपने यस। सोचा और उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो बड़ा जब हम सोच रहे हैं 100 करोड़ 10,000 के सिप से, ये मेरे नाम के आगे संभव, तो मैं वही कहूंगी, ये संभव है। करेक्ट। बिल्कुल है। देखिए क्या होता है कि हमें लगता है कि 100 करोड़ एक जब आप सोचते हो तो आपको लगता है बहुत बड़ी रकम है। और इसी चक्कर में 99% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। ओके। प्रियंका जी, अभी मैं हाल ही में एवरेस्ट बेस कैंप होके आया हूँ। 15 दिन का ट्रैक ओवरऑल था। 150 किलोमीटर पहाड़ों में चलना, जो कि 300 350 400 किलोमीटर के बराबर है रोड पे चलना। मैंने लाइफ में कभी ट्रैकिंग नहीं की, फिर भी मैं आराम से आसानी से कर पाया। तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे हर दिन जो माइलस्टोन है उसी को कंप्लीट करना है। मुझे एक साथ में 12 दिन का सफर नहीं देखना है। नहीं तो आप घबरा जाओगे। तो जब मैंने स्टार्ट की उस वक्त मेरे पास सेविंग भी 10,000 रुपए की थी। और चूंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप भी इसमें डालो, अ, और मैंने अगर खुद नहीं डाले हैं और मैंने उसी खुद के साथ खुद से वो वेल्थ नहीं बनाई है, तो मैं आपको एक झूठ बोल रहा हूँ। रामदेव जी अग्रवाल हैं जो मेरे गुरु हैं, आपने उनके साथ भी बात की है। उन्होंने बॉम्बे आके जीरो से स्टार्ट करके 1,000 करोड़ रुपए खाली इक्विटीज से बनाई वेल्थ। और इसलिए आज हम उनका उदाहरण देते हैं, राकेश झुंझुनवाला जी का उदाहरण देते हैं। इंडिया में कई मार्की इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इक्विटीज से थ्रू वेल्थ बनाई है। और प्रियंका जी, आपने इतने इंटरव्यूज किए हैं, इतने आप गेस्ट से मिले हैं, बहुत कम आपको इंसान मिले होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाई है, लाइफ की जो सबसे बड़ी वेल्थ है। तो हम रामदेव अग्रवाल तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही अपने आप में यूनिक है। उनकी जो IQ EQ आप जो भी बोल दो, हर कोई राकेश झुंझुनवाला नहीं बन सकता, बट हर कोई मेरे जैसा बन सकता है। मैंने 10,000 रुपए की SIP से चालू की। ठीक है, आज भले ही मैं 40-50 लाख रुपए की SIP कर रहा हूँ, बिकॉज वो मेरी एक्टिव इनकम से आ रही है। 60 करोड़ में काफी पैसा मैंने डाला भी है। आज की डेट में जस्ट मैं अगर आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो कुछ 28-29 करोड़ रुपए मैंने 15-16 सालों में डाल दिया है। तो वो पैसा डबल हो गया है। नाउ बहुत लोग जब देखेंगे कि 15 साल में आपने इतने पैसे डाले और डबल हुआ है, वो तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये अभी तक तो कंपाउंडिंग शुरू भी नहीं हुई है। बट जो रियल कंपाउंडिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इस एग्जाम्पल से दिखाना चाहता हूँ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके। एंड आई बिलीव सीइंग इज बिलीविंग। तो जब तक आप खुद देख नहीं लेते हैं तब तक हमारे व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सो आपने जो मेरे से सवाल किया, जो फर्स्ट SIP थी मैंने वो 2 फंड में डाली थी। प्रियंका जी, एक टैक्स सेवर फंड है, अ, जो सेक्शन 80C में हमें 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये 2 फंड के नाम है। एंड अगेन मेरा रिकमेंडेशन व्यूअर्स को, प्लीज आप ब्लाइंडली ना फॉलो करें। ये मैं बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। तो ये मैंने 2 फंड में डाली थी। एक स्मॉल कैप था। मैं जब उस वक्त 30 साल का था, तो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इंडिया अगर सक्सेस स्टोरी होनी तो स्मॉल कैप्स अच्छा करेंगे। 2 फंड में मैंने 5,000 की SIP चालू की। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
ये देखिए आप 2010, ये एग्जैक्ट डेट है जहां पे मैंने मेरी एसआईपी चालू की थी, 28 2010। आज उस बात को 16 ईयर्स हो गए हैं। और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैंने कभी फंड्स चेंज नहीं किए हैं, और इसमें कभी मैंने टॉपअप नहीं किया, कभी निकाला नहीं। तो 16 साल में कुल मिला के अब तक मैंने 19 लाख रुपए डाल दिए, जो 10,000 की एसआईपी है। और इसमें मैंने कभी भी आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं किया है। तो और आज उनकी वैल्यू, जो टैक्स सेवर फंड है, ऑलमोस्ट 9.5 लाख की 36 लाख पे है। स्मॉल कैप फंड की 52 लाख पे है। और इनका जो सीएजीआर आया है वो 15% है, और एक का 18.75% है। तो अगर आप दोनों का एवरेज ले लें तो करीबन 17% के आसपास ये दोनों फंड का जो 10,000 की एसआईपी का सीजीआर है, विच आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 15% के अगर ऊपर आ जाएंगे तो अमेजिंग। और एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ 3% का गैप है दोनों के बीच में, बट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पस, 36 वर्सेस 52। स्मॉल तो कैप इससे ने मैं आपको ये ज्यादा कमा कर दिया है। कमा के दिया है, बट वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा रहा है। जब वो डाउन होता था तो बहुत ज्यादा खराब होता था। कोविड के टाइम पे अभी जो 18% दिखा रहा है, कोविड में लगभग 10 साल हो गए थे इस फंड को, और उसका सीजर 6 या 7% दिखा रहा था उस वक्त। तो भी मैं नहीं घबराया। और ये फंड मैं शायद कभी पैसा लाइफ में निकालूंगा नहीं ये। और मैं चाहता हूँ 20 25 साल चले। एक्चुअल में जो मैजिक होगा वो अब शुरू होएगा, 15 साल में। अगर आप ये दिख रहे हैं, अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स बहुत हैरान हो जाएंगे देख के। ये मेरी हर एसआईपी का इंस्टॉलमेंट का रिटर्न्स है। आप ये फर्स्ट एसआईपी देख रहे हैं 28 2010 की। जी। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्रियंका जी, मैंने 17 रुपीज की एनएवी पे लिया था। ठीक है। आज उस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 292 है। यानी जो 5,000 मैंने डाले, आज उसकी वैल्यू 60,000 है। और हर 5,000 आप देखिए उसकी इंस्टॉलमेंट, दूसरी की इंस्टॉलमेंट ऑलमोस्ट 60 है, फिर 56 है, फिर 57 है। एक एक किश्त की वैल्यू 60-60 हजार, 50-55 हजार हो गई है। और आपने इसको टॉप अप नहीं किया? कभी नहीं किया। मैं इसलिए टॉपअप नहीं करना चाहता था, ताकि आज आपके जैसे शो में मौका मिला है तो मैं ये बता सकूं कि आपको अगर टॉपअप भी नहीं करते और चुपचाप 5,000 की भी करते हो, तो ये वैल्यूज आपको दिखती है। क्या बात है। तो आप और 5,000 की दो पहली सिप जो है वो हमें गजेंद्र जी दिखा रहे थे, और उसमें देखिए इनका जो निवेश है वो करीब 19 लाख का है, और रिटर्न जो है इन 16 इयर्स 88 लाख पर पहुंच गया है। कंसिस्टेंसी रखी, मार्केट के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सिप चलती रही। और जब खरीदा था तो क्या 17 रुपए की एनएवी थी? बिल्कुल। और एक चीज आप सोचिए प्रियंका जी, 12 साल लग गए, 11.5 12 साल की ये जर्नी है। अगर 12 गुना हो गए हैं पर किस्त पे, मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आप और 12 साल कंटिन्यू करते हो, यानी 24 साल चला लेते हो। सपोज 10x यहाँ से बढ़ता ही है, तो आज जो 60,000 है वो 6 लाख रुपए हो जाएगा पर किस्त। आप अग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल। इमेजिन कीजिए कि हर किस्त जो मैंने 5,000 की डाली थी, उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो रही है। तो एक इंसान को समझने में ही बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। 100 गुना 5,000 का 6 लाख रुपए, 100 गुने से ऊपर आपकी वैल्यू हो रही है, और 24 25 साल के पीरियड में। और अगर उस दिन मैं काम छोड़ दूं तो हर महीने आप सोचिए मैं ये 6 लाख रुपए निकाल सकता हूँ लाइफ लॉन्ग। क्या बात है। तो ये आपने एक मिथ दूर कर दी गजेंद्र जी कि आपको मोटा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत Yes, करें। बिल्कुल। बिगिनिंग। एंड बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये तो चलो, मेरी फर्स्ट एसआईपी थी, और मैं इसलिए इसको कभी टच नहीं करना चाहता प्रियंका जी, क्योंकि ये मेरे लिए आईना है। ये मेरे लिए हमेशा याद दिलाएगा कि और बाकी जो इन्वेस्टमेंट किए और मैंने बीच में निकाल लिए हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, मार्केट टाइमिंग करने की वजह से या मार्केट से मैं घबरा गया हूं, तो ये मुझे याद दिलाएगा कि आपको ज्यादा होशियारी लगाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे एक फंड में डाल दो और लंबा समय दो, तो टाइम अपने आप सब कुछ आपके लिए कर देता है। ओके, अब आपने क्योंकि अच्छे फंड की बात की गजेंद्र सर, आप आ जाइए एक बार स्क्रीन पर, आपको देखना यस, चाहते हैं, और मुझे फिर पोर्टफोलियो दिखाइएगा कि आपके पास स्कीम्स कितनी है। भर भर के डाल दिए स्कीम्स, नंबर ऑफ स्कीम्स कितनी है। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं भी एक म्यूचुअल फंड पे जो शो डेली शो करती हूँ, उसमें मेरे पास जो पोर्टफोलियोज आते हैं 20 22 30 स्कीम तक का पोर्टफोलियो मैंने देखा है। और अमाउंट जो है
20-25 हज़ार जिसके लिए उन्होंने 30 स्कीम्स ले ली हैं, मतलब ऐसे ब्रेक डाउन करके ज़्यादा स्कीम्स भर ली हैं। आपने कितनी स्कीम्स ली हैं? गुड, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो आपको मैंने दो फंड का एग्जांपल दिखाया और दोनों का फंड का एवरेज रिटर्न, और ये दोनों नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, थोड़ा एग्रेसिव हैं, और इसका रिटर्न 16-17% आपको 17 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लाइव दिख रहा है। हम्म। अब आप सोचिए, मैंने भी एक गलती की है, हालांकि मैं प्रोफेशनल हूँ। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी स्कीम्स ऐड की हैं, मार्केट टाइमिंग की वजह से या कुछ भी कह लीजिए। 10-12 स्कीम्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं जो मुझे आज बिल्कुल खराब लगता है जब मैं ये देखता हूँ। और वो 10-12 स्कीम्स का मिला के भी रिटर्न 16-17% ही एवरेज आ रहा है। तो मैंने फिर अपने आप को, मैं कई बार सोचता हूँ मैंने क्यों इतना दिमाग लगाया, अगर आज ये दो ही फंड में पैसे डाल दिए होते तो भी रिजल्ट सेम होता। मेरी लाइफ उल्टी इजी होती कि मुझे ट्रैक ज्यादा फंड्स करने की जरूरत नहीं है और आराम से वेल्थ बन रही है। तो अब मेरी कोशिश है, देखिए मुझे 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में, जितना आप एक्सपीरियंस करते हो आपको भी समझ में आता है कि आपने कहाँ गलती की है। तो मेरी इच्छा है कि जब कभी एक अच्छा मार्केट गिरावट आए, मौका, मार्केट 20-30% डाउन है, तो उस वक्त मैं सारे जो स्कीम्स है उसको कंसोलिडेट करके सिर्फ 2 या 3 फंड में ही पैसा डालूं। आज भी कर सकता हूं, बट आज क्या, कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत हाई हो जाएंगे, इसलिए वो टैक्स देने में बहुत दर्द होता है। तो जब भी मौका आएगा, फंड्स मेरे पास सारे अच्छे हैं, फंड्स कोई खराब नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि और देखिए, जब आप दो फंड में भी पैसा डालते हैं ना प्रियंका जी, एक म्यूचुअल फंड का मतलब ही डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे 50 कंपनीज खरीद रहा है, तो आपने जब दो फंड में डाल दी तो लगभग आपके पास 100, 70 से 80, 90 कंपनी का पोर्टफोलियो हो गया। इससे ज्यादा आपको डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो आपके पास 3 या 4 फंड से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, चाहे आपके पास 10,000 डालने को है या 10 करोड़ रुपए डालने को है। क्योंकि अगर आप 3 फंड ही रखोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि वो फंड मैनेजर क्या करता है, क्योंकि आप दिन रात खाली उन्हीं को ट्रैक कर रहे हो। आपको फंड मैनेजर की फिलॉसफी समझ में आएगी, स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पूरा पता रहेगा। हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग जो शादी में बुफे खाते हैं ना, तो हम लोग पूरी प्लेट भर लेते हैं और वो सब मिक्स हो जाता है और हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी यही हाल है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स इन एंड आउट करते रहते हैं, और जो अच्छी परफॉर्म की उसको चेंज करते हैं, जो अच्छा नहीं किया उसको निकाल लेते हैं, और फिर हम वंडर करते हैं कि हमारी वेल्थ क्यों नहीं बनी है, हमारे रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहे। ओके, सो तो 52 लाख के लिए आप कह रहे हैं 10 से 12 स्कीमें जिसको आप बहुत पैशनेटली इस कोशिश में लगें कि उसको कम कैसे करें। पर आपने एक बात कही कि मार्केट के खराब फेजेस भी आपने देखे। जब मैं आपके स्मॉल कैप फंड को देख रही थी तो आपने कहा कि बुरा दौर भी रहा, कोविड जैसा। जब भी इस तरह के, गजेंद्र, आपने तो मार्केट की अब कई साइकिल से आप गुजर चुके हैं, ये खराब फेजेस जब आते हैं तो उसके बाद एक बम्पर रिटर्न का फेज देखने को मिलता है। और अभी मैं कहूँगी सितंबर 2024 से लेकर अभी तक खराब फेजेस हैं। एक दो अच्छी खबर आई है लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई है मार्केट के लिए, इक्विटीज के लिए। तो अब आपको क्या लग रहा है, अब जबरदस्त रिटर्न वाला दौर शुरू होने वाला है क्या? खराब बहुत देख लिया या अभी हमें खराब फेज थोड़ा और देखना है? एक्चुअली में हमने अभी खराब फेज देखा ही नहीं है ओके सो कोविड के बाद। ओके सो आप कह रहे हैं आप भी उदय कोटक जी के साथ हैं, वर्स्ट इज येट टू कम। हाँ, इन मार्केट्स इन मार्केट्स फर्स्ट इज येट टू कम। क्योंकि देखिए, मैंने जब 2010 में चालू किया था ना प्रियंका जी, 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं आए थे। मेरा मुझे याद है, पहले 3 साल में मैंने लगभग 50 लाख रुपए डाल दिए थे एसआईपी से, लमसम से, और 3 साल बाद भी मेरा रिटर्न नेगेटिव था। उसको मैं खराब फेज मानता हूँ कि 3 साल से आप हिम्मत पैसे डाल रहे हैं और 3 साल बाद मैं कहूँ कि आपका पोर्टफोलियो में -3% सीएजी आ रहा है। मैंने आज तक कोई इन्वेस्टर मेरी लाइफ में नहीं देखा है कि जो 3 साल नेगेटिव रहने के बाद भी पैसा डालने को तैयार है। 99% लोग पहले 1 साल में निकाल लेते हैं, बाकी के 1% 2 साल में पूरा पैसा निकाल लेते हैं। उस वक्त वो एफडी में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं कि इक्विटी मार्केट्स में कुछ नहीं हो सकता है, इंडिया स्टोरी इज ओवर। मुझे कोई विश्वास नहीं है। एंड जब अल्टीमेट पेसिमिज्म आता है तब भी पैसा वहां से बनना चालू होता है। आपके पोर्टफोलियो की एक यूनिक बात ये भी है गजेंद्र, क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा भरोसा जो है इक्विटी में डाला हुआ है। गोल्ड और रियल एस्टेट से बड़ी दूरी आपने रखी हुई है। सो गोल्ड और रियल एस्टेट गजेंद्र कोठारी को क्यों नहीं पसंद है अपने पोर्टफोलियो में? रियल एस्टेट इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज हमारे देश में रियल एस्टेट बाई और सेल करना बहुत चैलेंजिंग है। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कुछ जब आप बाई करने जाते हो तो आपको प्रॉमिस कुछ किया जाता है, डिलीवरी कुछ और मिलती है। सेल करने में सालों साल लग जाते हैं।
और और भरोसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग होता है रियल एस्टेट में। और जनरली मैंने देखा है कि रियल एस्टेट में भी लॉन्ग टर्म में, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज इन द सेंस फ्लैट्स या कमर्शियल जो हम बताते हैं, उसमें 12 13 14% के ऊपर की कंपाउंडिंग नहीं होती है। और वो बहुत रीजनल स्पेसिफिक भी है। आज नोएडा में जो है रेट्स, वो बॉम्बे के एकदम अलग हैं। और मुझे लोकली समझना बहुत जरूरी है कि वो राइट है कि नहीं। तो और गोल्ड में इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा डिसाइपल रहा हूँ। तो उन्होंने भी कभी गोल्ड को एज एन एसेट क्लास माना नहीं है, क्योंकि गोल्ड कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। एटलीस्ट जमीन आप खरीदते हो तो आप उसको रेंट पे लगा सकते हो, एफडी करते हो तो आपको उसको एक रेंटल इंटरेस्ट इनकम मिलती है, इक्विटीज में डिविडेंड प्लस ग्रोथ मिलता है। गोल्ड इज जस्ट आपके और मेरे बीच में, यू एज ए ह्यूमन बीइंग भी डिसाइड की प्राइस क्या होगी, डिमांड एंड सप्लाई। तो एंड आई रियलाइज कि equities in the long term creates the highest amount of wealth, because यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मतलब आज से 5 साल पहले एप्पल वाज द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी, और आज 10 15 कंपनीज वर्ल्ड में हो गई है। एंड टुमारो व्हाट स्टॉप्स एप्पल फ्रॉम 1 ट्रिलियन टू बिकम $50 ट्रिलियन? तो उसकी कोई ऊंचाई की लिमिट नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल ह्यूमन इंजेन्युइटी। बट बाकी रियल एस्टेट में भी लिमिट है, गोल्ड में, सब में लिमिट है। तो इसीलिए आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम वेयर माई डाउन साइड इज लिमिटेड बट माई अपसाइड इज अनलिमिटेड। तभी आप ओके, बहुत सारा पैसा बना सकते हो। ठीक है। तो वो चीजें जो आपके पोर्टफोलियो को ड्रैग कर सकती है, उससे गजेंद्र ने दूरी रखी है और बहुत श्योर है। खाली लेकिन एक 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 केवियट इसमें है, गोल्ड में मेरा थोड़ा व्यू अब चेंज हो गया है। सो नाउ आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है मेरे लिए, प्रियंका जी? जो भी हर एसेट क्लास जो वर्ल्ड में है, साइकिल्स होती हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, इक्विटीज हो, सबकी साइकिल्स आती हैं। यानी अच्छा समय आता है और बुरा समय आता है। अब मैंने रियलाइज किया है कि कभी ऐसा समय आएगा जहां गोल्ड का समय बहुत खराब चल रहा है, इक्विटीज का समय बहुत अच्छा चल रहा है। उस वक्त मैं 20 30% मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो को फ्लिप करके, जो अच्छा अगर मैंने प्रॉफिट बनाया, बेच के गोल्ड ले लूंगा एज अ कॉन्ट्रा बेट, और फिर उसमें पैसे बनाऊंगा। तो आपको जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, 2012 से लेके 2019 तक गोल्ड ने 0% रिटर्न दिया है इंडिया में। 7 साल का पीरियड में आपने गोल्ड में पैसे नहीं बनाए। और पिछले 2019 से लेके 26 तक गोल्ड ने 20% के ऊपर का रिटर्न दिया है। और तो सब वो खरीद रहे साइकिल है। हैं, और तब और सबको अब गोल्ड चाहिए, सब समझ रहे हैं गोल्ड। ईटीएफ समझ रहे हैं, ईटीएफ में हम देख रहे हैं जबरदस्त फ्लो। हम देख रहे हैं, मतलब सब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बंद होने की इतनी वो मायूसी मना रहे हैं। जब तक था तब तक किसी ने निवेश नहीं किया था। बिल्कुल, तो दुनिया जनरली उल्टी करती है, बिकॉज दुनिया में इन्वेस्टिंग इज अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसमें सबसे ज्यादा फ्लोज आएंगे। मुझे ये देखना है कि जिसमें फ्लोज नहीं आ रहे हैं, सब लोग वहां से निकाल के भाग रहे हैं, और सब लोगों ने उस एसेट क्लास को हमेशा के लिए बता दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। मुझे उस वक्त जाके उसमें पैसे डालने हैं, और बहुत ज्यादा डालने हैं। अच्छा, तो तो ये भी अब तो कभी वॉरेन ऐसा मौका बफेट का ही आएगा तो हम रूल है करेंगे। कि जब सब डरे तो आप थोड़े से ग्रीडी हो जा रहे हैं। यानी आप खराब समय का, गोल्ड में कह रहे हैं आप खराब समय का वेट करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी में भी बिल्कुल यही फंडा रहता होगा, खराब समय में वेट में आप खरीदारी करते होंगे। तो ये अभी का समय तो आपके लिए गोल्डन पीरियड रहा होगा इक्विटी के लिए। बिल्कुल, मैंने मार्च महीने में काफी पैसे डाले थे, जब अभी मार्च लोज बनाया था। और हालांकि 1 महीना 2 महीना बहुत शॉर्ट टाइम होता है, मार्केट्स वहां से 10% बढ़ गए हैं, और मेरे पोर्टफोलियो में भी 10 12% एब्सोल्यूट रिटर्न लास्ट 2 महीने में आ गए हैं। तो जब कोई भी नहीं खरीदना चाहती है तब मैं डालता हूँ। और विद इन इक्विटीज आई एम विलिंग टू गो एनी वेयर, प्रियंका जी। मैं लार्ज कैप हो या मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया इंडिया से बाहर, हालांकि अभी इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत कम ऑप्शन है, क्योंकि आरबीआई का वो कैपिटल बैन है वहां पे। बट मैंने चाइना में जैसे 2021 22 23 में काफी पैसा डाला था। आज मेरे पोर्टफोलियो का 10% चाइना है। और प्रियंका जी, मैं उस वक्त डाल रहा था जब कोई भी व्यक्ति चाइना को टच करने को तैयार नहीं था। मैं इंडिया में सारे फंड मैनेजर्स से पूछता था, इतना सस्ता है, आप क्यों नहीं डाल रहे हो? तो वो उस वक्त कहते थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एफआईआईज वगैरह कोई नहीं डाल रहे थे। मैंने बहुत सस्ते भाव पे लिया, और आज उस पोर्टफोलियो पे लगभग 25%, 22 से 25% का सीएजीआर मेरा 4 सालों में बना है। अ, तो चाहे वो वर्ल्ड मार्केट हो, ब्राजील हो, इमर्जिंग मार्केट्स हो। मैंने यूएस में एक भी पैसा नहीं डाला, बिकॉज लास्ट 5 साल से मुझे बहुत यूएस एक्सपेंसिव लग रहा था। यहाँ पे हालांकि मैं गलत भी हुआ, यूएस फिर भी बढ़ता चला गया।
आज भी यूएस बहुत अच्छा कर रहा है, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है 15 साल का यूएस का स्ट्रॉन्ग बुल रन रहा है। कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा पता नहीं है, बट मेरा 1 रुपया भी आज के डेट में यूएस में नहीं है। व्हाट अबाउट ताइवान गजेंद्र जी? सभी लोग ताइवान की बात कर रहे हैं, एआई का प्ले ताइवान उनका स्ट्रांग है। ताइवान आप कह सकते हैं मेरे से मिस हो गया। हालांकि मैं कभी नैरेटिव्स पे नहीं डालता, स्टोरीज पे मैं कभी पैसा नहीं डालता, मैं हमेशा नंबर्स देख के पैसा डालता हूँ। हम्म। तो जैसे चाइना ने पिछले 3 साल 5 साल का रिटर्न्स बहुत खराब दिया था, इसलिए मैंने चाइना में डाला। और ताइवान इसलिए मिस हो गया क्योंकि ताइवान का एक ही फंड था और इतना नहीं था, तो वो नहीं हुआ। बट ब्राजील में मैंने डाला है पिछले 1 1.5 साल में, और वहां ठीक पैसा बना है। तो जो भी मुझे फंड्स इंडिया से अवेलेबल हैं, और जहां मुझे लगता है पिछले 5 साल का रिटर्न 7 साल का रिटर्न कुछ नहीं बना, मैं वहां पैसा डालता हूँ। ठीक है, तो खराब समय में आप अपने एलोकेशन को बढ़ाते हैं, और जब अच्छा समय होता है तब क्या करते हैं? जब मार्केट अच्छे चल रहे हैं, सब जगह से अच्छी अच्छी खबर, बुल फेज हम देखते हैं, तब आप क्या करते हैं? तो मार्केट्स पेंडुलम की तरह चलते हैं, आपको भी पता है। जनरली मैं 2 बार ही एक्शन लेता हूँ, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो पेंडुलम, या फिर एक्सट्रीम राइट में है। तो एक्सट्रीम राइट वाले मौके अभी तक बहुत कम आए हैं। खाली एक जगह पे मैंने देखा था जहां पीएसयू फंड, जैसे 2020 में मैंने पीएसयू फंड में एसआईपी चालू की थी। एक्सट्रीम लेफ्ट था, पिछले 10 साल का रिटर्न बहुत खराब था। तो मैंने 2020 में चालू की, 21 22 23 तक कुछ भी रिटर्न नहीं था पीएसयू फंड में। 24 में आपने देखा कि एकदम जमकर उसमें रैली आई। तो मेरा जो मैंने कुछ लगभग 37 लाख रुपीज उसमें डाल दिए थे, और उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गया था। और मेरा जो 4 साल का सीजीआर था एसआईपी का, वो 56% था। मुझे लगा ये बहुत टू गुड टू बी ट्रू है, सारी दुनिया भर भर के पीएसयू में पैसा डाल रही है, मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैंने वो पैसे पूरे वहां से निकाल लिए, ऑलमोस्ट जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। और फिर मैंने उस वक्त उस सेक्टर में डाला, बैंकिंग सेक्टर में डाला, जो पिछले 4 साल से 5 साल से चलानी है। तो इन हाइंडसाइट दैट वाज अ वेरी गुड कॉल। तो ऐसे टाइप के जब मौके आते हैं ना, जब मुझे लगता है कि मेरा 5 साल का पोर्टफोलियो रिटर्न, एसआईपी रिटर्न अगर 30% 40% दिखा रहा है, और और आपको खाली ये देखना है कि इसमें फ्लोज कितने आ रहे हैं। एमफिक की वेबसाइट पे आपको सारे फ्लोज पता चलते हैं। अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस सेक्टर थीम में पैसा डाल रहे हैं, तब मैं वहां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे मालूम है रिटेल विल ऑलवेज गो रॉन्ग। बिकॉज वो हमेशा लास्ट 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल का रिटर्न देख के आते हैं। और जब 2 साल वो रिटर्न नहीं बनता है, तब वर्स्ट टाइम पे वो लोग एग्जिट भी करते हैं। इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स इन द पास्ट, एंड इट विल हैपन मेनी टाइम्स इन द फ्यूचर, बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर। और इंसान का नेचर नहीं बदलता है। ओके, तो ये बताइए, अब रोल्स रॉयस का जो आपका सपना है, अब तो इतने पैसे हैं कि आप खरीद सकते हैं, पर अभी आप इंतजार करेंगे या खरीदने वाले हैं? क्या प्लानिंग है? सो चूंकि वो एक कहानी और स्टोरी है रियल, मतलब जो हमने रील में देखी है, तो उस मूवी में ऐसा बताया कि उसके पास 100 करोड़ टाइप के हैं, और तब खरीदा। तो मैंने भी अपना इंस्पिरेशन लिया कि 120 करोड़ पहले पोर्टफोलियो को बनने दीजिए। अभी आप पूछेंगे 100 का आपने 120 क्यों कर दिया? क्योंकि 20 करोड़ की गाड़ी आएगी उस वक्त, और जिस दिन गाड़ी आए तब 100 करोड़ पे होने भी चाहिए। होने चाहिए। ओके। होने चाहिए। तो इसीलिए, और अपने आप को मैंने 5 साल का समय दिया, 50th बर्थडे सितंबर 2030 से पहले मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। तो मुझे डाउट नहीं है वो अपना आ जाएगी, मार्केट्स साथ देंगे तो और पहले हो जाएगा। ओके फाइन। अब अगर अभी गजेंद्र जी, किसी इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर सपना देखता है आपको सुन करके कि मैं 100 करोड़ का पोर्टफोलियो मुझे बनाना है, उसकी शुरुआत उसे कैसे करनी है? क्योंकि अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि देखिए, रिटेल इन्वेस्टर कभी वो सारी बातें नहीं समझ सकता है कि यहाँ पैसा निकालो वहाँ निकालो। आप भी इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद इन सब चीज़ों को समझते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे कि आपकी बात, यहाँ मेरी जो पूरी टीम है बैकएंड में, वो सब बहुत ध्यान से सुन रही है, तो वो मार्केट नहीं चेज करते हैं रोज़। उनको नहीं पता है कि अभी पीएसयू से में लगाओ और अभी बैंक में डालो, या अभी डिफेंस सेक्टर में क्या करना है। थीम्स को क्योंकि थीम्स में एंट्री एग्जिट दोनों मायने रखती है, वो नहीं वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता। लेकिन वो 100 करोड़ का सपना देख रहा है गजेंद्र की तरह, तो उसका सपना पूरा नहीं हो सकता, और हो सकता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी है? एक्चुअली हम गलती यहीं से कर रहे हैं प्रियंका जी की, जैसे आज रामदेव जी मान लीजिए 10 15 हजार करोड़ पे हैं। 1000 करोड़ 2016 में उनके बने थे, और आज वो ऑलमोस्ट 15 हजार करोड़ पे है। तो मैं
मेरे लिए भी ये बेवकूफी होगी कि मैं सोचूं कि मैं भी रामदेव अग्रवाल एक दिन बन जाऊंगा, क्योंकि देखिए उनकी भी जो वेल्थ, उनकी भी जो, वो भी बहुत पैसे डाल रहे हैं और उनकी जो वेल्थ आ रही है मोतीलाल ओसवाल फर्म के आ रही है और उनकी मेहनत के कारण आ रही है। एक्टिव इनकम में मैं उनको कभी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत अलग है। तो आज जैसे मैं इतना कमा रहा हूं इसलिए मैं इतना कैपिटल को लगा पा रहा हूं, तो हर कोई इंसान जरूरी नहीं है कि वो इतना कमा पा रहा है। और और उसको 100 करोड़ क्यों चाहिए? कई बार ऐसे होते हैं हम बिकॉज वो 100 करोड़ की एक रेस में घुस जाते हैं और इस चक्कर में हम आज की जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको शायद 100 छोड़िए, आपको शायद 10 करोड़ की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि और आपकी जरूरत क्या होनी चाहिए कि आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अगर 10 साल बाद रिटायरमेंट लेना है, ये ड्रीम हाउस खरीदना है, बच्चों को एक अच्छा पढ़ाना है, फैमिली वेकेशंस लेने हैं, आप मुझे वो गोल्स बताइए। और उस गोल्स को हम नंबर्स में डिकोड करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि आपको कितने की एसआईपी या लमसम डालना चाहिए। और जब वो गोल आपके पूरे हो जाए तो आप सेलिब्रेट कीजिए। तो सपोज जैसे आज किसी की इच्छा है कि मुझे 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ईवी या कुछ भी, और 4 साल या 5 साल में खरीदनी है। तो अगर उससे पता चलता है कि आपको 30,000 रुपए की एसआईपी करनी है, अगर आप 5 साल एसआईपी करो तो आप 25 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो। तो जिस दिन आपके वो 25 लाख हो जाए, प्लीज आप वो पैसे निकालिए और गाड़ी खरीदिए। नहीं तो होगा क्या प्रियंका जी, हम एक दूसरे को देखने के चक्कर में, प्रूव करने के चक्कर में कि मैंने भी इतने बनाए, और हम अगर उसको खर्चा ये एंजॉय नहीं करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ मनी? तो एक दिन लाइफ पता नहीं कब चली जाएगी और हमने तो कुछ उसको एंजॉय भी नहीं किया। द फाइनल यूज ऑफ मनी इज टू बी स्पेंट। सो सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग कई बार इस रैट रेस में हो जाते हैं कि अरे मेरे फ्रेंड ने अगर 10 करोड़ बनाया, 20, तो मुझे 25 बनाने हैं। बट पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। अगर आप खाली पेपर पे सीजीआर देख के खुश होना चाहते हैं, दैट्स एक्चुअली वेरी आर्टिफिशियल थिंग। इससे लाइफ में आपको कुछ नहीं होगा। आई ऑलवेज बिलीव लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम, ये कोई कंपटीशन, ये रेस नहीं है। आज मैंने जो भी पोर्टफोलियो में मेरा रिटर्न आया, मैं कभी ये नहीं देख, मैं सोच सकता कि मैंने रामदेव जी को बीट किया गया रिटर्न्स में, ये बेंचमार्क को बीट किया है क्या? एज लॉन्ग एज, और जैसे आज जो वेल्थ है, मैं आज भी रिटायरमेंट ले सकता हूँ। मुझे अब पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम वर्किंग बिकॉज आई लव वर्किंग। तो यू हैव टू गेट डिटैच फ्रॉम दिस रेस। एंड आपकी आपकी जो गोल्स है, जैसे आपको प्रियंका जी अगर ड्रीम हाउस खरीदना है, वो गोल बिल्कुल वाजिब है। और चाहे वो ड्रीम हाउस 10 करोड़ का भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी विल वर्क टुगेदर टू इंश्योर कि 10 साल में या 12 साल में वो आपका घर आ जाए, क्योंकि जिस दिन आपने ये घर ले लिया ना, आप एंजॉय करोगे, आपको एक सुकून मिलेगा। पैसे वो बनाने बहुत के साथ जरूरी है। साथ पैसे को एंजॉय करना, और वो जो चूक हम कर देते हैं कि दूसरों की वेल्थ को देखकर हमें भी वैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा बनना है, जैसे कि गजेंद्र ने अपने लिए एक टारगेट रखा है। गजेंद्र जी, ये बताइए मुझे, आपका पोर्टफोलियो जिसमें आपने हमें 2 स्कीम्स का की जर्नी दिखाई, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस पोर्टफोलियो में एक वो कोई ऐसी बात जो आप इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं जो एक लर्निंग की तरह काम कर सकती है, तो मैं चाहूँगी कि वो भी बताइए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो देख के मतलब मैं सच बताऊँ, आपकी ये जर्नी देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आपने जो स्कीम दिखाई उनमें से एक स्कीम मेरे पास भी है, उसका नाम तो नहीं बताएंगे प्रमोशन नहीं करना है राइट। तो मैं चाहूँगी कि कुछ एक हमें एक लर्निंग जो आप अपने पोर्टफोलियो से इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे। मैं बहुत बड़ी लर्निंग एक शेयर करना चाहता हूँ प्रियंका जी, हाँ। कि आप अगर ये देखेंगे वापस मेरा पोर्टफोलियो, यस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो एसआईपी का था, राइट, जो कोई भी इंसान कर सकता है। और शायद मैंने आपको ना एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने डॉटर के नाम पे किया था एक फंड में एसआईपी। आज उस एसआईपी को 15 साल प्लस हो गए हैं। ये मिड कैप फंड है। इसमें प्रियंका जी लगभग मैंने आज तक 21 लाख रुपए डाल दिए हैं और इसकी वैल्यू अभी 95 लाख रुपए दिखा रही है। और इसका सीएजीआर भी लगभग 18% का आ रहा है। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, आज से 1-1.5 साल पहले इसकी वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख तक टच कर गई थी और अभी मार्केट गिरने की वजह से 95 आ गई है। बट मेरा पॉइंट बताने का ये है कि ये जब मेरी डॉटर का जन्म हुआ था, 10,000 रुपए की मैंने एसआईपी उनके नाम पे की और आज तक कभी उसको इंटरफेयर नहीं किया। बर्थडे एनवेलप्स आते हैं 11,000 का, उसको जब जन्मदिन पे दादा दादी उसको गिफ्ट देते हैं। नामकरण था तो मैंने वो डालते गया और कभी नहीं निकाला, क्योंकि
मुझे मालूम था 20-25 साल में जब उनको हायर स्टडीज के लिए पैसों की जरूरत होगी तब निकालेंगे। तो आज मैं इसी शो से ये बताना चाहता हूँ कि अगेन अ कॉमन मैन लाइक मी 10,000, और हर फैमिली, आई एम श्योर यू वुड अग्री, आपकी बैक ऑफिस टीम जो ये वीडियो देख रही है, बच्चे के लिए 10,000 की पर मंथ की एसआईपी कोई भी पेरेंट निकाल के कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। और आज अगर वो 1 करोड़ है और 2-3 साल में अगर ये 1.5-2 करोड़ हो जाता है, तो इंडिया में हम कोई भी इंस्टीट्यूट में उनको हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हमें उस वक्त लोन लेने की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट का पीएफ का पैसा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम देखते हैं लोग पीएफ का पैसा तोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्योंकि गोल बेस्ड आपने प्लानिंग करके रखी थी। तो, तो एक तो नॉर्मल एसआईपी थी और एक ये गोल बेस्ड थी। एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने जो 9,50,000 का एग्जाम्पल दिया, ये एसआईपी का था, बट आज से 15 साल पहले ना मैंने 2 फंड में लमसम भी डाले थे और डाल के भूल गया। 3-3 लाख रुपए मैंने 2 फंड में डाले थे। आज एक फंड की वैल्यू 3 लाख की 16 लाख हो गई है, और एक फंड की वैल्यू 3 लाख की 25 लाख हो गई है। एक फंड का सीएजीआर है 12% और एक फंड का सीएजीआर है 15%। एक ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर सपोज आपने ये पैसे डाले होते, पहला सवाल ये है कि 10 साल बाद, ये मान लीजिए पहले फंड में 10 साल बाद आपका 3 लाख रुपए का वैल्यू 2,81,000 हो गया, यानी आप 20,000 नुकसान में हैं, तो आप क्या करोगे प्रियंका जी? मैं तो सोचने 10 साल हो लगूंगी गए। कि कुछ चेंज करना चाहिए मुझे स्कीम। यस, मतलब ये इनफैक्ट नेचुरल मेरा सा रिएक्शन होगा कि गजेंद्र जी के वीडियो निकालो, सुनो, या गजेंद्र जी से मेरी जान पहचान है, उन्हें फोन करूं, सर देखिए पैसा कम हो गया, इसको कहाँ अब डालूं? हाँ, तो फ्रैंकली मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आज तक लाइफ में कोई भी इंसान को नहीं देखा है कि उसको याद है कि उसके 3 लाख डाले हुए हैं और 10 साल बाद वो नेगेटिव दिखा रहे। कोविड के वक्त इनफैक्ट आपको बिलीव मतलब रियल दिखाने के लिए मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू रही है। सो ये स्क्रीन से आपको शायद दिख जाएगा। मार्च 24 2020 का टाइम है। 3 लाख रुपए की वैल्यू 2,81,000 आपको शायद दिख रही होगी स्क्रीन पे। यस, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है 2,81,000? ये दिख रहा है आपको ये? यस यस यस, हाँ दिख गया 281 जी। ये वही 3 लाख लमसम आपने जो ऐड किया था। हाँ, ओके 3,094 डेज हो गए हैं और उसके बाद मैं 18,000 के नुकसान पे हूँ। 10 साल बाद मेरा सीजीआर -1% है। तो आप टिके मैं रहे, आप इस समय भी टिके टिके। रहा। तो सोचिए, आज से 6 साल पहले इसकी वैल्यू 281 थी और आज ये 16 लाख रुपए वैल्यू हो गई है। और इसका सीएजीआर आज 12% है। और बाय द वे, ये मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है इन द एंटायर पोर्टफोलियो आज भी। तो गजेंद्र जी, इनफैक्ट आप बिल्कुल चेंज अगर ही नहीं करते हैं क्या पोर्टफोलियो? मतलब जो है वो चलते रहने देते हैं, आप बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ी लर्निंग है कि 15-16 साल के पीरियड में मेरा अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड 12% रिटर्न दे रहा है, तो आप तो ऐसा नहीं होगा कि लाइफ के सारे पैसे आपने ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में डाले हैं। अगर आपके पास 4-5 फंड है तो कोई 12 है, कोई 14, कोई 15 भी दे रहा होगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 14-15% का रिटर्न आ रहा है, तो सबके सब धुरंधर नहीं होंगे आपके पोर्टफोलियो में फंड्स। और 12 भी क्या खराब है, 12 इज डबल ऑफ एफडी रिटर्न्स, राइट? और मैं जानते हैं कि लोग 15 साल पीपीएफ में आराम से सो जाते हैं डाल के, जहां 7% है बट आराम से सो रहे हैं। लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज 20-20 साल की करते हैं और 6% रिटर्न आता है, आराम से सो रहे हैं। लोग एफडी 20-20 साल की करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फंड में उनको 12% प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि ये बोलते हैं सर ये तो मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो मेरा कहने का मतलब है, और दूसरा फंड बाय द वे 3 लाख का 25 लाख हो गया है। तो डोंट कंपेयर योर वन फंड विथ अनदर कि अरे ये घोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, ये घोड़ा फास्ट चल रहा है, तो मैं यहां से निकाल दूं क्या? और आज जो ये 12 दिखा रहा है ना, मुझे मालूम है ये एक दिन 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। तो मुझे कोई हरी नहीं है, मुझे मालूम है ये आएगा। तो द होल मैसेज विच आई वांट टू से, इट इज नॉट द फंड दैट मैटर्स। आपने अगर भूल से खराब फंड में भी डाल दिया, बट आपने अच्छा समय दे दिया 10-15 साल, यू विल एंड अप मेकिंग डबल डिजिट रिटर्न्स, विच इज नॉट बैड। अच्छा गजेंद्र जी, फंड्स डोंट मैटर, तो फिर भी मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रही हूँ, मान लीजिए मैं 10,000 से ही अभी शुरू कर रही हूँ सिप करना, तो मुझे फिर भी तो कुछ तो फंड क्या सिलेक्ट करूँ? ऐसा तो नहीं आंख मूंद करके मैं
कोई भी फंड उठा करके डालूंगी, तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा, मुझे किस तरह से इस पैसे को डिवाइड करना है। और अभी इस समय 2026 में कोई 10,000 की सिप मई जून में शुरू करना चाहता है, जून में के पहले हफ्ते से, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग में इफ यू डोंट नो हु यू आर देन मार्केट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हमारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने लाइफ लॉन्ग एफडी की है, 6% कमाए, अगर आप उनको 9-10% में मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और कोई ऐसे होंगे व्यक्ति जिनको 15, 16, 18% भी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर एक्सपेक्टेशन, बट ये चीज याद रखिए, जितना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रहेगा, उतना आपको लंबा समय वेट करना पड़ेगा। 10-10 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है। बट अगर आप वो वेट कर नहीं सकते हो, आपका पेशेंस नहीं है, आप इधर उधर करोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे। मेरी प्रोफाइल ये है, आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। मेरा मैक्सिमम पैसा सेक्टर फंड्स में है, स्मॉल एंड मिड कैप है। मैं कॉन्ट्रा बेट्स लेता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। मैंने जो कॉन्ट्रा बेट में डाले हैं वहां अगर वो और टूट गया तो मैं और डालता हूँ। तो जैसे, अगेन दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन, जैसे अभी आईटी सेक्टर है, बहुत टूटा है, मैं पैसे डाल रहा हूँ। मैंने जब डाले उसके बाद भी बहुत टूटा है, मैं और डाल रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ है कि कभी ना कभी टर्न अराउंड होगा, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, बट ये एक बिलीफ है। तो ये हर रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। तो अगर आप, जैसे आप प्रियंका जी, अगर आप हैप्पी हैं 12% से, तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप स्मॉल कैप फंड में पैसा डालिए। जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वो 15% के रिटर्न के चक्कर में आपने अगर 3 साल जीरो रिटर्न आया और आपने निकाल दिया और उस चौथे साल में वो 100% का रिटर्न देता है, आपने तो वो रिटर्न नहीं बनाया क्योंकि आप तो निकल चुके हो। तो आपको आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना रिटर्न्स में मुझे खुशी है। अगर 12% में रिटर्न में खुशी है, एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा डालते हैं और आप चुपचाप 10, 12, 15 साल बने रहते हैं, तो आपका भी 12, 13% रिटर्न बन जाएगा। और अगर आपने 12, 13% रिटर्न बना लिया ना, यू कम इनटू टॉप 2% ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया हु हैज मेड दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स ओवर अ 10, 12, 15 ईयर पीरियड। गजेंद्र जी, मैं एक बात के लिए बहुत इंक्वेजिटिव हूँ और शुरुआत में पूछना चाहती थी, 10,000 से शुरू किया, अब आप 52 लाख की सिप कर रहे हैं, तो आपने तो बहुत अग्रेसिवली स्टेप अप भी किया ना, तभी तो 52 लाख पर पहुंचे हैं। 100%। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया कि जैसे से एक्टिव, देखिए, वन थिंग आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स, आप लाइफ में हाईएस्ट वेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप से बना सकते हो, आपकी मेहनत से। जनरली, क्योंकि उसमें आपका खून पसीना सब लगा हुआ रहता है, आपकी मेहनत लगी हुई रहती है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और वो आज जैसे 50 लाख है, बिकॉज कमाई हो रही है, तो कल कमाई यहाँ से 10x भी बढ़ सकती है। अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करना बंद कर दूंगा तो कमाई रुक जाएगी। तो सबसे, अगर आपको भी इतनी बड़ी वेल्थ बनानी है, तो मैक्सिमम पैसा शुरुआती 15 सालों में आपकी इनकम से आएगा। वो पोर्टफोलियो तो 15-20 साल बाद काम करेगा। ये जो मैंने एसआईपी आपको बताई है कि 10,000 की एसआईपी, आज वो हर 5-5 हजार की किश्त 60,000 हो गई है। ठीक है, अच्छी बड़ी है, बट अब वो 6 लाख होने में और 12 साल लगेंगे। तो कम से कम 25 साल का मैंने विंडो दिया, तब जाके मेरे पैसे काम किए हैं। ओके। बट वो 25 साल में आपको तो मेहनत करके कमानी, मतलब पैसे डालने पड़ेंगे। तो जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा आपका आएगा। और मैं अब क्यों इतने पैसे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रूफ ऑफ रिजल्ट देखा है मेरे पोर्टफोलियो में कि अगर एक एक किश्त 12 गुना हो सकती है, तो सोचिए, आज 10,000 पे इतनी हमने सक्सेस स्टोरी देखी, तो आज 50 लाख पे सोचिए 20 साल बाद क्या होएगा। आप इमेजिन कीजिए, पर महीने जो डाल रहे हैं। जितनी शक्कर डालेंगे उससे ही मिठास तय होगी। ओके, एकदम सही कहा। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, एंड आई एम इंस्पायर्ड, एंड आई होप जो हमें सुन रहे हो वो इंस्पायर हो। थैंक यू गजेंद्र जी। कोई फाइनल वर्ड जो आप इन्वेस्टर को बोलना चाहेंगे? फाइनल वर्ड यही बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में मैं हीरो नहीं हूँ, प्रियंका जी। ये प्रोडक्ट या जो ये स्टोरी है, ये मतलब ये चीज जो है बहुत अच्छी है, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। कैंपेन जो इंडस्ट्री चला रही है, वो एक ही मैसेज है कि मैंने कोई दिमाग लगा के नहीं किया है। दो ही कारण से मेरे पैसे बने हैं। डिसिप्लिन रखा मैंने, कभी घबराया नहीं। इंडिया स्टोरी पे बहुत फेथ है। आज जब 2 साल से इंडिया का रिटर्न्स नहीं है, लोगों का फेथ चला गया है,
मेरा बहुत फेथ है और पेशेंस रखा, तो आई एम वेरी श्योर प्रियंका जी आप भी बना सकते हैं, आपकी टीम बना सकती है, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बना सकते हैं। दे ऑल टू कैन बिकम वन इडियट समडे। दैट इज माय ओनली विश। बट लेट मी टेल यू, आप फाइनेंशियल पैमानों में आप सच में हमारे हीरो हैं। बहुत हम्बल हैं आप कह रहे हैं आप नहीं है पर आप हीरो हैं। थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Pleasure. टुडे। ओके, प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। गजेंद्र कोठारी जी का ये सफर हमें क्या सिखा रहा है? डिसिप्लिन रखा। कितने हम्बल हैं, अपने आप को हीरो नहीं मान रहे, पर मेरे लिए तो फाइनेंशियल हीरो हैं। क्योंकि देखिए वो रोल्स रॉयस ये खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, लेकिन सपना इन्होंने बड़ा देखा और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं और आप भी ये कोशिश कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा आपको गजेंद्र जी की स्टोरी कैसी लगी और इनसे आपकी क्या बिग लर्निंग रही है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।